तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए प्रश्न वाली 2.1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। तो देखिए जो संख्या निकालना रहता है ना, तो उसको क्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना की संख्या x है। ठीक है, मान लिए। आगे लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ, तो अगर संख्या इस संख्या के आधे में से, तो संख्या x माने तो आधा कितना 2 से भागा दे दिए, में से 1/4 घटाया जाता है, 1/4 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 1/8 प्राप्त होता है, तो 1/8 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे x/2 उधर भेज देंगे, 1/4 को तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो x/2। ठीक है ना, यह x/2 तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 हो गया, 4 दूनी 8 होता है, तो 2 से गुना कर दिए एक को तो 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 बराबर 3/8। अब ये 2 क्या भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3/8 गुना 2। अब इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, x बराबर आ गया 3/4। लिखेंगे अतः संख्या बराबर 3/4। ठीक है, आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या करेंगे, तो उत्तर में देखिए आयत में क्या होता है ना, आयत जैसे इस तरह से आयत है, चौड़ाई है, ठीक, क्या होता है कम होता है। ठीक है, और लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होता है ज़्यादा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर यानी लंबाई क्या होगा ज़्यादा होगा और क्या चौड़ाई कम होगा। ठीक है, कहेंगे माना कि, ठीक है, माना कि आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई x है। ठीक है, x है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से, तो यहाँ पे क्या बोला लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो प्रश्न से यहाँ पे देखिए लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई का अंतर तो घटा दिए, कितना है 5 है। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस चौड़ाई कितना माने x माने, तो 5 प्लस x हो गया। ठीक है, x प्लस 5 कीजिए या फिर 5 प्लस x कीजिए, तो x प्लस 5 क्या ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हो गया यहाँ पे, तो चौड़ाई को पहले लिख लिए तो x प्लस 5, ठीक है, लिखने में अच्छा लगता है। तो फिर आगे लिखेंगे पुनः। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ परिमिति 110 मीटर है, तो परिमिति आपको पता है कि आयत की परिमिति क्या होता है, आयत की परिमिति परिमिति कितना दिया हुआ 110 दिया हुआ। तो आयत की परिमिति क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 110 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है, लंबाई है x प्लस 5, चौड़ाई कितना x है, ठीक से 110, 2 गुना 2 को x है, तो हो गया बराबर 110। और 2 क्या यहाँ पे गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, तो भागे में कर देते हैं 110 में से 2 से भागा दिए तो काटेंगे तो क्या 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, तो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2x बराबर 55 में से 5 घटाएंगे, 5 यहाँ प्लस है ना तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया 2x बराबर आ गया 50, तो x बराबर कितना 50 में से 2 भागा देंगे, ठीक है, तो यहाँ 25 आ गया। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 25। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले लंबाई लिखेंगे अतः लंबाई बराबर x प्लस 5 है और 5 है, तो 25 और 5 कितना होता है 30 होता है। और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना x है माने x बराबर कितना 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मीटर है ना, अंतर मीटर है सब मीटर में दिया हुआ, तो यहाँ पे मीटर में हो जाएगा और ये भी क्या मीटर में हो जाएगा। तो 25 आ गया चौड़ाई और लंबाई आ गया 30 मीटर। आगे देखिए तीसरा सवाल, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पे, ठीक है, चीनी का मूल्य ना 25% बढ़ गया, तो 25% की वृद्धि होने पे अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है,
तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। ठीक है, प्रति किलोग्राम क्या था, पर केजी। तो देखिए जो निकालना है उसको मान लेंगे। तो उस उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य, प्रारंभ में चीनी का मूल्य, ठीक है, प्रति किग्रा, ठीक है, प्रति किग्रा या प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था। ठीक है, तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो 25% है ना, क्या हो गया, वृद्धि हुआ है ना, 25% वृद्धि हुआ। तो देखिए लिखेंगे 25% वृद्धि होने पे, वृद्धि होने पर मूल्य। तो 25% वृद्धि होने पर मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, और इसका कितना 25% क्या बढ़ा, एक्स का 25%, एक्स प्लस एक्स गुने 25%, तो 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स बट्टा 4। देखिए यहाँ पे एक है तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, एक का टेबल 4 पड़ेगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 बोले एक्स हो जाएगा, तो कितना 5x/4 हो गया। ठीक है, तो 25% वृद्धि होने पे मूल्य क्या हो गया, 5x/4, यहाँ पे क्या हो गया, रुपया हो गया। और पहले मूल्य कितना माने हैं, x रुपया माने हैं। तो क्या है, तो मूल्य बढ़ने पे ना 25% की वृद्धि होने पे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे पुनः, ठीक है, पुनः 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, ठीक है, नया मूल्य बराबर बराबर कितना है, 32 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना 32 है, लेकिन यहाँ पे नया मूल्य कितना निकाले हैं, 5x/4 निकाला है, इसलिए 5x/4 बराबर 32। ठीक है, तो देखिए तो x बराबर यहाँ पे 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 क्या भागा में, तीसरा हो जाएगा गुना में, फिर यहाँ पे 5 गुना में तीसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 32 चौके, ठीक है, 32 चौके, 4 दूनी 8, 6 12, 128/5 आ गया। और इसको भागा देंगे तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25, ठीक है, 30 बचा तो 5 30 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 25.6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या माने थे, शुरुआत में क्या माने थे, चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 100 रुपया है। ठीक है, शुरुआत में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था ये पूछ रहा है, तो बस यही निकल गया। आगे लिखेंगे अतः अतः प्रारंभ में अतः चीनी का प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा यानी प्रति किलोग्राम 25.60, ठीक है, 25.60 रुपया था। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीरो लगा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जो पैसा होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 2 अंक में होता है। तो देखिए जैसे देखिए 40 रुपया और मान लेते हैं कि 30 पैसा, तो 30 लिखना पड़ेगा। और इस तरह से लिखेंगे 40.3, 30 का मतलब भी वही होगा कि हाँ ये 30 रुपया। अगर 3 का मतलब है ना 3 रुपया है ना, 3 रुपया अगर 3 पैसा करना चाहते हैं तो 0 3 लिखना पड़ेगा। समझे, तो हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। पॉइंट के बाद जो दशमलव होता है ना, दशमलव के बाद जो जो भी रुपया हमें लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 60 पैसा है दशमलव के बाद। चौथा सवाल देखिए, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, दो कलम है, दो प्रकार का। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 है यानी 1.5 रुपया है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न से पहले जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे। तो प्रश्न से कलमों की कितनी संख्या दिया, कलमों की संख्या, कलमों की कुल संख्या तो कितना है, 35 है। ठीक है, और कुल मूल्य कितना है, 35 कलमों का 60 रुपया। ठीक है, उसके बाद है एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.5 रुपया, ये यानी 1 रुपया 50 पैसा है। और एक महंगी, ठीक है ना, एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, कितनी महंगी कलमें खरीदे गई, तो इसको मान लेते हैं। माना कि एक्स महंगी कलमें खरीदी गई, जो निकालना रहता है उसको मान लेते हैं, खरीदी गई।
तो जब x महंगी कलमी खरीदी गई और कलमों की कुल संख्या 35 है तो सस्ता वाला कितना खरीदा जाएगा? तो जाहिर सी बात है 35 में से घटा देंगे तो लिखेंगे इसीलिए सस्ती, ठीक है, सस्ती कलमों की संख्या। तो सस्ती कलमों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल 35 है तो महंगा वाला घटा देंगे तो 35 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, देखिए कुल मूल्य कितना है? 35 कलमों का कुल मूल्य कितना? 60 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो देखिए सस्ती कलमों की संख्या कितना है? 35 माइनस एक्स है, और एक का मूल्य कितना है? ठीक है, 1.5 रुपया। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो सस्ती कलमों का कुल मूल्य निकल गया। उसके बाद ये महंगी कलम में एक्स है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो महंगी कलमों का है ना कुल मूल्य निकल जाएगा। और जब दोनों को गुना कर देंगे, सस्ती कलमों का मूल्य प्लस महंगी कलमों का मूल्य, तो कुल मूल्य निकल जाएगा। वो कितना के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। तो देखिए सस्ती कलम में क्या है? कितना संख्या है? 35 माइनस एक्स है, और एक का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया, ठीक है, 1.50। अब ये महंगे मूल्य कितना है? महंगा वाला कितना? एक्स है, और एक का दाम है 2 रुपया, तो कुल निकल जाएगा। तो लेकिन कुल कितना है? 60 रुपया। तो अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 35 को गुना करेंगे किससे? इससे, ठीक है, 1.50 से। तो 35 को अगर 1.50 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना? 52.50। और एक्स को गुना करेंगे 1.50 से, इसको क्या करेंगे? दोनों से गुना कर रहे हैं, समझे, दोनों से। तो 1.50 एक्स हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 60। यहाँ पर ये दोनों x है तो दोनों का काम कर लेते हैं। तो दो में से 1.50 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो प्लस में 2.50 बचेगा, ठीक है। तो घटाव तो आता ही होगा। यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ पर दो में क्या है ना 1.50 घटा दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखिए घटा के बताते हैं। दो में से घटाना है कि 1.50, ठीक है। तो यहाँ पे 50 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 0.50 आ गया। अब यहाँ पे 0.50 बराबर 60। ये क्या? ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो -52.50। अब इसको घटाते हैं तो जाहिर सी बात है 50 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और बस हो गया, तो 7.50। तो या ये 0.50 एक्स बराबर इतना आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? उसको भागा दे देंगे, 7.50 बट्टा में क्या? 0.50। तो इसको हटाएंगे दशमलव तो दोनों का है ना दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दो दो अंक के पहले है। तो 750/50 हो जाएगा। काट देते हैं, फिर से और कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25। तो एक्स बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ पे आ गया 15। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? तो महंगी कलमें कितना माने है? एक्स माने है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अतः तो पूछा गया था कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो लिखेंगे अतः 15 महंगी 15 महंगी कलमें खरीदी गई, कलमें खरीदी गई। हो गया। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। उत्तर। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे, तो माना कि, ठीक है, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है, क्रमशः क्रमशः 2x 3x और 5x हैं, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कितना है? तो इसलिए हो जाएगा 2x, तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। 2 3 5, 5 5 10, तो 10x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 180 डिग्री बट्टा क्या 10, तो काट देंगे तो कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया, ठीक है। x बराबर कितना? 18 डिग्री आ गया। तो इसलिए लिखेंगे अतः 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 त्रिभुज अतः त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण क्या? 2x है, 2 × 18, तो कितना? 36 हो गया, 36 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है दूसरा कोण, तो लिखेंगे दूसरा कोण
तो दूसरा कोण यहाँ पे कितना 3x माने है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, तो 3 गुने कितना 18, तो 18 54 हो गया, तो 54 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा कोण, लिखेंगे तीसरा कोण बराबर क्या 5x है, तो 5x कितना है 18 डिग्री, तो 18 × 5 कितना होता है, तो 18 × 5 होता है 90, तो 90 डिग्री। तो हो गया, ये सब का सब आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर का, बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे मान लेंगे x, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या तिगुनी हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, x है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तभी आपको बताएं सिक्कों की संख्या कितना है, 5 रुपये के सिक्कों की तिगुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तिगुनी, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, तिगुनी है तो 3x। अब देखिए क्या बोला गया, 1 रुपये का भी सिक्का, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गया, है ना, यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गया, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गया, और टोटल सिक्का कितना 160 है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में से ये दोनों को घटा देंगे, 5 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का, तो जितना आएगा उतना निकल जाएगा। तो 160 माइनस 3 और 4 है 4x हो जाएगा, ठीक है, 160 माइनस 4x। देखेंगे पुनः कुल मूल्य कितना है 300 है, ठीक है, 300। सबसे पहले क्या है ये लेंगे 1 रुपये का सिक्का, है ना, 1 रुपया, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो देखिए 160 माइनस 4x है, ठीक है, तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 रुपये का नोट आपके पास 5 गो है, तो जैसे 50 गो हो गया, 50 रुपये हो गया, तो वही गुना किए हैं। और प्लस में क्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 3x है, और 2 रुपया का है ना, तो दो हो जाएगा गुना में। उसके बाद है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है x है, और 5 रुपया का है तो 5 रुपया हो गया, तो बराबर क्या टोटल कितना हो गया, टोटल कितना है 300 रुपया, टोटल 300 हो गया यहाँ पे। अब इसको हल करेंगे, तो देखिए 160 माइनस 4x, 3 3 6 हो जाएगा, है ना, ये और ये अलग है, और ये अलग है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5x हो जाएगा बराबर 300, ठीक है। अभी देखिए x का काम करेंगे, -4 है, -4 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 5 11, 11 में से 4 गया, तो 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा, 7x बराबर 300। अब देखिए 7x है 300, 160 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है, 2 में से गया 1, 140 हो जाएगा, 7x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140 बटा 7। अब इसको काट लेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, इसलिए x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। अब देखिए x क्या है, x का क्या है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए यहाँ पे 160 माइनस 4x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 और x है 20, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 20 चौके 80, जो 60 में से 80 गया तो 80, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 आ गया। अब देखते हैं 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर है 3x है, तो यहाँ पे 3x है, तो 3x, तो x कितना है यहाँ पे 20 है, तो 20 × 60 हो गया। अब देखते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या,
₹5 के सिक्कों की संख्या, तो ये तो एक्स ही है, एक्स ही मान है ना। तो एक्स कितना यहाँ पे आया, 20 आया। तो हो गया कंप्लीट। तो ये सब का सब आंसर हो गया, 20 हो गया, ₹5 के सिक्कों की संख्या, ₹2 के सिक्कों की संख्या 60 और ₹1 के सिक्कों की संख्या 80। ठीक है। 7वां सवाल है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि माना कि तीनों संतानों को माना कि तीनों संतानों को मिली संपत्ति। ठीक है, 1x, ठीक है, 2x और 3x। ठीक है, 3x है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न से देखिए, पिताजी की कुल संपत्ति कितना है। कुल संपत्ति पिता की कुल संपत्ति, ठीक है, कितना है, 2.5 लाख है। ठीक है, ढाई। ठीक है, 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख है। अब बंटवारा कितना का होगा, 1 लाख ये खुद रखेंगे, तो बंटवारा कितना का होगा, लिखेंगे बंटवारे। ठीक है, बंटवारे के योग संपत्ति। तो बंटवारा कितना होगा, 2.5 लाख में से ना हम 1 लाख क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 लाख वो पिताजी खुद रखेंगे, तो कितना बच गया, 1.5 लाख बच गया। 1.5 लाख, 1.5 लाख का मतलब क्या है, 1,50,000 है, समझे। ठीक है, 1,50,000 हो गया। पुनः देखिए, ये एक को पहले को मिला है कि 1x मिला, दूसरा को 2x मिला, तीसरा को 3x मिला, तो कुल निकल गया। तो कुल बराबर कितना हो जाएगा, 1,50,000। 1,50,000। अब इसी को हल करना है, तो हल कर लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 3 3 6, तो 6x बराबर 1,50,000। 50,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा 50,000 में 6 से। अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पे 3 पचे 15 हो गया और 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो हो गया, फिर से काटेंगे एक बार में और यहाँ पे 25 बार में, 3 जीरो बच जाएगा। एक्स बार कितना आ गया, 25,000 आ गया, 25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक संतान को अतः प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में मिला। ठीक है, हिस्से के रूप रूप में मिला हिस्से के रूप में मिला। तो पहले को क्या मिला था, ठीक है, पहले को मिला था 1x। एक में अगर हम 25,000 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 25,000। ये हो गया रुपया। तो पहले को मिल गया 25,000 रुपया। दूसरा को मिलेगा 2x, तो दो में हम क्या करेंगे, 25,000 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 हो गया। तो दूसरा को मिलेगा 50,000 और फिर तीसरा को मिलेगा 3x, तो 3 गुने 25,000 से गुना करेंगे, 25 75, तो 75,000 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल देखिए, 11 के लगातार 3 गुंजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, ठीक है, माना कि 11 के लगातार, ठीक है, 11 के लगातार 3 गुणज। ठीक है, 3 गुणज। ठीक है, एक्स मानेंगे पहले, तो जाहिर सी बात है अगला क्या हो जाएगा, 11 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या होगा, 11 और ज़्यादा होगा, इसमें 11 और प्लस करेंगे तो 11 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। तो एक्स प्लस 22 है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न से क्या बोलेगा, तीनों के योग क्या 231 है, तो तीनों को जोड़ देते हैं, x+11 फिर हो जाएगा x+22, कितना हो जाएगा 231। तो एक्स के गो है, 3 गो है, तो 3x हो जाएगा और 11 22 33 हो जाएगा, 231 हो गया। 3x 231 में क्या करेंगे, 33 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। 3x बराबर, ठीक है, 3x बराबर 198, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 198। 3 गुना में है तो भागे में आ जाएगा, और इसको काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, तो यहाँ पे आ गया एक्स बराबर कितना 66 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर 66, इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहला गुणज क्या माने थे, एक्स माने थे, तो 66 हो गया। और फिर दूसरा गुणज, ठीक है, दूसरा गुणज क्या था, x+11 ना था,
66 प्लस 11, तो कितना 77 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा गुणज देखिए, तीसरा गुणज तो कितना था, x प्लस क्या था 22 था, तो x है कितना यहाँ पे 66 है, तो 66 में से 22 जोड़ेंगे, 66 में 22 तो 88 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया और 88 हो गया। 9वां सवाल है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। ठीक है, दिया गया। जो छात्र विजेता रहा ना, विजेता जीता, उसको 2 कलम मिला, और जो भाग लिया था, ठीक है, तो सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। ठीक है, यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि विजेता 50 हुआ, ठीक है, तो एक विजेता को 2 का कलम मिला है, तो टोटल कलम कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। समझे। और मान लेते हैं कि बाकी जो प्रतिभागी भाग लिया था, तो मान लेते हैं कि वो, मान लेते हैं कि 20 को है, तो एक को 1 कलम मिलता है, तो 20 को कितना मिलेगा, 20 कलम मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से कुल छात्रों की संख्या कितना है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल छात्रों की संख्या कितना 100 है। ठीक है, तो बराबर लिख देंगे 100। ठीक है, कुल कलमों की संख्या, तो 100 छात्रों को मिला है, तो कुल कलमों की संख्या, तो कुल कलम यहाँ पे कितना है 120 है। अब विजेता को यहाँ पर कितना कलम मिलता है, ठीक है ना, विजेता को। ठीक है, तो विजेता छात्र को, विजेता छात्र को 2 कलम मिलता है ना। मिले कलमों की संख्या, कलमों की संख्या, तो कलम मिलता है, एक विजेता को मिलता है 2। ठीक है, तो एक विजेता लिख देते हैं, एक विजेता छात्रों को मिली कलमों की संख्या 2। उसके बाद है कि शेष, ठीक है ना, एक प्रतिभागी को, एक प्रतिभागी, एक प्रतिभागी को मिले, मिले कलमों की संख्या, तो कलमों की संख्या, तो प्रतिभागी को है ना, एक प्रतिभागी को बस एक ही को मिलता है जो जीता नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जो दिया हुआ था लिख दिए, अब यहाँ पे मानेंगे, माना विजेताओं की संख्या। ठीक है, लिखेंगे माना विजेताओं, यानी विजेता छात्रों की संख्या, माना विजेताओं की संख्या, ठीक है, एक्स है। ठीक है, एक्स मान लिए, विजेता एक्स मान लिए, तो जाहिर सी बात है कुल कितना छात्र है 100। ठीक है, कुल 100 है, मान लेते हैं विजेता इसमें मान लेते हैं 70 को है, तो जाहिर सी बात है 100 माइनस 70, तो 30 को क्या हो जाएगा, प्रतिभागी हो जाएगा। तो माना विजेताओं की संख्या एक्स है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शेष प्रतिभागियों की संख्या कितना हो जाएगा, शेष प्रतिभागियों, प्रतिभागियों की संख्या, तो 100 में से घटा देंगे, तो बराबर हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए कुल कलमों की संख्या कितना है 120 है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से देखते हैं कि विजेताओं की संख्या यहाँ पे कितना एक्स है, तो एक विजेता छात्रों को कितना मिलता है 2 मिलता है, तो टोटल कितना मिलेगा 2x मिल जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रतिभागियों को कितना मिलता है, प्रतिभागियों की संख्या 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स, और ए ओ को मिलता है ए ओ, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कलम हो गया तो 120। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 120 है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो निकल जाएगा आंसर 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120, 2x माइनस एक्स है ना, 2x माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा बराबर 120, 100 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर 20, तो यहाँ पर क्या माने थे, यहाँ पर विजेताओं की संख्या है ना, यहाँ पे देखिए एक्स माने है ना एक्स, तो वही तो पूछा जा रहा है, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली, लिखेंगे अतः, अतः विजेताओं की संख्या, अतः विजेताओं की संख्या, ठीक है, संख्या कितना 20 है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर का, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, तो लिख दिया माना कि, यहाँ पे लिखेंगे रवि की वर्तमान उम्र, ठीक है ना, तो लिखेंगे माना कि रवि, रवि का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, ठीक है, एक्स वर्ष है, ठीक है, एक्स वर्ष है। ठीक है, तो इसलिए
इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रवि के पिता पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितना, रवि की उम्र से क्या है, रवि की उम्र उम्र है, ठीक है, उसके तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब लिखेंगे आगे प्रश्न से, प्रश्न से 5 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद, यहाँ पे बोला गया ना कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना होगा, तो रवि का उम्र, तो देखिए अभी वर्तमान उम्र x है, तो 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद निकल जाएगा। उसके बाद रवि के पिता की उम्र निकालना है, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र, रवि के पिता की उम्र, तो रवि की उम्र निकल गया और रवि के पिता की उम्र, तो 5 वर्ष बाद, तो रवि के पिता की उम्र की वर्तमान उम्र है 3x+5, तो 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x, 5×5 = 10 हो जाएगा, तो इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष, 3x+10 वर्ष हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग है ना 47 वर्ष होगा, तो 5 वर्ष बाद निकाल दिए x+5 और 3x+10 निकाले हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः करके, लिखेंगे पुनः, पुनः प्रश्न से ही है, तो कुल है ना, कुल 5 वर्ष बाद उम्र x+5 और 3x+10 बराबर कितना दिया हुआ, 47 दिया हुआ। अब इसका हल करेंगे तो x+3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5 और 10 15 हो जाएगा, 47, 4x बराबर 47 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पे 4x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 3। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 और 4 हो जाएगा भागा में, तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा था दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र, यहाँ पर x वर्ष है रवि का वर्तमान उम्र और रवि के पिताजी की उम्र है वर्तमान उम्र 3x+5। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अतः अतः रवि की अतः रवि की वर्तमान उम्र, अतः रवि की वर्तमान उम्र बराबर x माने थे, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, x बराबर 8 आया। और रवि के पिता की, रवि के, ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र बराबर कितना था यहाँ पे, 3x+5 था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x+5। ठीक है, 3x+5 बराबर कितना हो जाएगा, x कितना है 8 आया। ठीक है, तो 8 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 और 5 29 हो जाएगा। तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र कितना 29 है, तो निकल गया 8 वर्ष निकल गया और 29 वर्ष आंसर हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।